के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है अपना एल्कीन। अब हम हाइड्रोकार्बन्स, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, दैट इज एल्कीन्स। किसकी बात करेंगे? एल्कीन्स की। आपको पता है एल्कीन्स की पहचान क्या होगी? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चाहे एक हो चाहे एक से ज़्यादा हो, ठीक है, मिनिमम एक हो तो चलेगा। अच्छा, एल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होगा, बात आपको पता है। ओके जी। अच्छा, ये जो एल्कीन्स होंगे सर, इन एल्कीन्स को ऑलिफिन्स भी पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग में ही कि दीज आर आल्सो नोन एज ऑलिफिन्स। इनको हम क्या पढ़ लेते हैं? ऑलिफिन्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों? ये भी मैं लिख लेता हूँ साथ में। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन्स इज CnH2n। CnH2n इनका जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। अच्छा, इनको ऑलिफिन्स क्यों पढ़ते हैं ये बात देखिएगा सर। जनरली जो आपके एल्केन्स होते हैं ना, जो आपके एल्केन्स होंगे जो हमने पढ़ने में सिर्फ लिख लेता हूँ कि एल्केन्स जो होंगे, जितनी भी तरह के आपके फ्यूल्स हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, ठीक है, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या कैरोसिन हो गया, गैसोलीन हो गया, वो सब के सब एल्केन्स होते हैं। सब के सब क्या होंगे? एल्केन्स होंगे, ठीक है। एल्कीन्स में, एल्कीन्स ऐसे कोई ऑयल एल्कीन से नहीं मिलते आपको। ऑयल वाली बात एल्केन्स में होती है, ठीक है ना। इनमें कोई ऑयल वाली बात नहीं होगी। लेकिन मैंने लिखा हुआ है कि इनको हम क्या पढ़ लेते हैं? इनको हम ऑलिफिन्स पढ़ते हैं। इनको हम क्या पढ़ते हैं? अब देखिए इसके पीछे क्या रीज़न है कि इनको ऑलिफिन्स क्यों पढ़ा जाता है। तो एक्चुअली में ये जो एल्कीन्स होंगे, इन एल्कीन्स के जो लोअर मेंबर्स होंगे, द लोअर मेंबर्स ऑफ एल्कीन्स। लोअर मेंबर्स का मतलब होता है स्टार्टिंग वाले, जैसे इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, स्टार्टिंग वाली बात है, बड़े बड़े नहीं, स्टार्टिंग वाले मॉलिक्यूल। दे रिएक्ट विद Cl2 एंड Br2। ये क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं एंड फॉर्म ऑयली सब्सटेंसेस। और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो ऑयली होते हैं। ये ऑयल नहीं है, जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो ऑयली हैं, ठीक है ना। कब? जब ये किन के साथ रिएक्ट कर जाएं? तो जब ये इनके जो लोअर मेंबर्स हैं अगर वो रिएक्ट करें क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ तो क्या बना लेते हैं? ऑयली सब्सटेंस। इसलिए इनको हम ऑलिफिन्स पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? ऑलिफिन्स पढ़ लेते हैं, ठीक है जी। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वाली बात है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सर एल्कीन्स के स्ट्रक्चर की हम बात करें, अगर हम बात करेंगे एल्कीन्स के स्ट्रक्चर की, मैं लिख लेता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कीन्स, ठीक है। बताइए, मैं सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन बना लेता हूँ। तो सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन इथीन। कौन सा? इथीन, पता है ना आपको, ठीक है। होमोलोगस सीरीज भी आपने कर भी रखा पहले, दैट इज C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन इस पे और 2 हाइड्रोजन इस पे, दिस इज H, दिस इज H, दिस इज H एंड दिस इज H, राइट। अच्छा, ये जो आपका एल्कीन आपको देखने को मिलेगा, सो दिस एल्कीन इज अ प्लैनर मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल आपका प्लैनर होगा। जो आपके डबली बॉन्डेड कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स होंगे ये प्लैनर होंगे। प्लैनर का मतलब ये होगा कि एक ही प्लेन में कटेंगे, ऊपर नीचे कुछ देखने को नहीं, एक ही नज़र में कटेंगे सब के सब। ये प्लैनर होते हैं सारे के सारे। अब मुझे बताइए, ये जो पहला बॉन्ड बन रखा है ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। और ये दूसरा बॉन्ड बन रखा है कौन सा है? पाई बॉन्ड। ये आपको पता है, ठीक है ना, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड। अब आपको सिर्फ इतना दिखाना है सर ये जो पाई बॉन्ड बना होगा ये कैसे बना होगा। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा कि पाई बॉन्ड कैसे बना। अच्छा, आपको ये बताना है कि पाई बॉन्ड कैसे बना होगा। आपको ये पता है, आपने ये पढ़ भी लिया कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा हेड टू हेड ओवरलैप से और पाई बॉन्ड बनेगा साइड वाइज ओवरलैप से या कोलेटरल ओवरलैप से, ठीक। इसी को मैं आगे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, दिस कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन एंड दिस इज सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। दिस इज सिग्मा बॉन्ड, राइट। नाउ ये वाले कार्बन एटम पे p ऑर्बिटल रहा होगा और अगले वाले कार्बन एटम पे भी p ऑर्बिटल रहा होगा एंड दीज p ऑर्बिटल्स कैन शो साइड वाइज ओवरलैप। ये लोब और ये लोब आपस में ओवरलैप करेंगे and due to this sidewise overlap of parallel p orbitals they are able to form pi bond and this type of pi bond is known as p pi bond। ध्यान है आपको कि दोनों के दोनों p इन्वॉल्व हैं, so this is called p pi bond, p pi covalent bond, ठीक है। ये बन जाएगा आपका p pi covalent bond। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, जब p pi covalent bond आपका बना तो क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको अबोव द प्लेन देखने को मिलेगी, क्या बिलो द प्लेन देखने को मिलेगी, क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे देखने को मिलेगी? सर जब पाई बॉन्ड बनता है तो लोब अबोव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों साइड से ओवरलैप करते हैं, तो डेंसिटी अबोव द प्लेन भी होता है और बिलो द प्लेन भी होगा। सो इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी होगा और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे भी होगा। दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो एक जगह पे नहीं होता है, फैला हुआ होता है।
और इस पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फैले हुए होने के कारण ये जो एल्कीन्स आपके होंगे इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। इसका मतलब जब कभी भी रिएक्शन करना चाहे ना तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाले स्पीशी आके इनके साथ जुड़ना चाहते हैं या ये एडिशन देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आके हम पे जुड़े, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देना चाहते हैं। कौन से रिएक्शन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ठीक है, मैं ये बात लिख लेता हूँ, नोट करके ध्यान रखिएगा आप कि ये क्यों ऐसे रिएक्शन देना चाह रहा है। इन एल्कीन्स पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट। एल्कीन्स में आपको पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा ड्यू टू विच दे आर इलेक्ट्रॉन रिच वाला दे आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड शो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहे हैं तो चाहेंगे कि कोई इलेक्ट्रोफाइल आए, कोई बेचारा गरीब इलेक्ट्रॉन वाला आए और हम पे आके बैठ जाए, क्योंकि जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे उसको इलेक्ट्रॉन ही डोनेट कर देंगे। ठीक है, तो कौन से रिएक्शंस ये मेजॉरिटी में देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ये बात आपको याद रखने वाली बात, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देंगे। अच्छा, जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बने, अब आपको ये बात याद रखनी है कि सर जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होगा, जैसे आपने परसों भी बेंजीन पे टेस्ट दिया था तो आपने देखा था कि आपने जब ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की बात की थी तो आपने कुछ लेंथ का जिक्र किया था, बॉन्ड लेंथ का वो यहाँ पे भी करना होता है। ये सेम ही बात है, जैसा वहाँ पे था ना वही बात यहाँ पे भी होगी। तो दिस कार्बन बॉन्ड लेंथ इज 134 पिकोमीटर एंड दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 110 पिकोमीटर। 110 पिकोमीटर होगा, कितना हो जाएगा? तो ये वाला बॉन्ड आपका 110 पिकोमीटर का हो जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है ये आपका 134 पिकोमीटर का हो जाएगा। इसका जिक्र आपको करना। और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल कैसा होगा? प्लैनर मॉलिक्यूल। ये इसके स्ट्रक्चर की बात है जो आपको लिखनी है, थोड़ी थोड़ी बातें आपने लिखनी, ठीक है ना। ये आ गया एल्कीन्स का स्ट्रक्चर। अच्छा जी, इसके बाद अब एल्कीन्स में आप ये देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम इसकी पढ़ेंगे, हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हम एक और बात देख लें कि क्या एल्कीन्स में आइसोमराइजेशन पॉसिबल होगा? क्या आइसोमर्स पॉसिबल हैं? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, तो फिर मैं लिख लेता हूँ कि आइसोमराइजेशन इन एल्कीन्स। क्या एल्कीन्स में आइसोमर्स पॉसिबल होंगे? बिल्कुल होंगे। देखिए कौन कौन से टाइप, मुझे बताइए एल्कीन आइसोमर्स के कितने टाइप्स? जनरल 2 टाइप्स, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। याद होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर भी शो करता है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी शो करता है और ये स्टीरियो भी शो करता है। और स्टीरियो में एक पर्टिकुलर शो करता है ज्योमेट्रिकल, सिस और ट्रांसफॉर्म याद है आपको, तो ये शो कर लेता है साथ में स्टीरियो आइसोमर्स। और स्टीरियो आइसोमर्स में कौन सा शो कर लेता है? ज्योमेट्रिकल। स्टीरियो आइसोमर्स में शो करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेंगे। ठीक, अब आपने ये चीज़ें पहले ही पढ़ रखी है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में सर एक तो ये चेन आइसोमर शो कर सकते हैं, चेन आइसोमर्स। ठीक है, मान लीजिए मैंने ऐसा बना लिया, जरा देखिए ध्यान से, मान लो मैंने ऐसा बना लिया, बताइए इसको क्या पढ़ेंगे आप? दिस इज ब्यूटीन, राइट। अच्छा, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, ऐसे लिख लूँ मैं और यहाँ पे एक ब्रांच लगा दूँ, बताओ ये 2-मिथाइल प्रोपीन आ गया। अच्छा, ब्यूटीन और 2-मिथाइल प्रोपीन आपस में चेन आइसोमर्स हैं, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बस बॉन्ड लेंथ बदल रहा है, चेन लेंथ बदल रहा है, तो ये आपस में चेन आइसोमर्स, आपस में क्या हो जाएंगे? चेन आइसोमर्स। ठीक है, सो दिस इज ब्यूटीन एंड दिस इज 2-मिथाइल प्रोपीन, 2-मिथाइल प्रोपीन आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख दूँ, जरा ये बताइएगा, अगर मैं लिख दूँ ऐसा ब्यूटीन और मैं लिख दूँ ब्यूट-2-इन, बताओ दोनों में क्या फ़र्क है? आपस में पोजिशनल आइसोमर्स। कौन से आइसोमर्स? पोजिशनल आइसोमर्स। सिर्फ क्या बदलेगा इनमें? पोजीशन बदलेगा, पोजिशनल आइसोमर्स हो जाएंगे। ठीक, अच्छा मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ, ज़रा ये बताना ध्यान से, सपोज कर लो मैंने यही लिख लिया ब्यूटीन, ये लिख दिया मैंने, ठीक है, और साथ में मैंने ऐसा लिख दिया, बताओ दोनों में क्या रिलेशन लग रहा है? क्या लग रखा है? सर ये रिंग चेन आइसोमर। कैसा आइसोमर? रिंग। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही होगा, आप निकाल के देख लीजिए, तो इनमें आपको देखने को मिलेगा एक और, दैट इज रिंग चेन आइसोमर। ये वाले आइसोमर्स भी आपको इनमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी हमने डिटेल में इनकी बात पहले भी कर रखी है, अभी तो सिर्फ मैंने ये मोटी मोटी बात बताई आपको कि कौन से टाइप के आइसोमर इनमें हो सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद बताइए ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बताओ यही ब्यूटीन मैं वापस बनाऊंगा, जरा देखिएगा, ये बना लिया मैंने ब्यूटीन,
अब 2 ब्यूटीन बना लेता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, ये 2 ब्यूटीन मैंने बनाया और इसी 2 ब्यूटेन को मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। बताइए दोनों में क्या अंतर होगा, एक सिस फॉर्म में और दूसरा, बताओ ये वाला कौन सा फॉर्म, जब सेम ग्रुप सेम साइड पे हो दिस इज सिस आइसोमर, और जब यही सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो ट्रांस आइसोमर। और इनमें से स्टेबल कौन होता है, ट्रांस वाला। क्यों, क्योंकि ट्रांस में बल्कि ग्रुप्स अपोजिट साइड पे स्टेरिक रिपल्शंस कम होते हैं, तो सिस और ट्रांस आइसोमर्स भी दिखा सकते हैं। सो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी दिखाते हैं और ये कौन से आइसोमर्स दिखाते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स भी दिखा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात कर लेता हूँ मैं इनके प्रिपरेशंस की, ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रिपरेशंस ऑफ एल्कीन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स को बनाने के तरीके। अच्छा जी, प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स। अब एल्कीन्स को कैसे बनाया जाए, एनसीईआरटी ने 4 मेथड लिखे हैं और चारों के चारों ऑसम मेथड्स हैं, बहुत बढ़िया मेथड्स हैं। नंबर 1, ज़रा सोचिए ध्यान से। अब मुझे बताइए, अगर मैं एल्काइंस ले लूँ, एल्काइंस का मतलब जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, और उनमें से एक बॉन्ड को मैं किसी न किसी तरीके से रिड्यूस कर दूँ, गायब कर दूँ, बताओ दो बॉन्ड बचेंगे और 2 बॉन्ड वाला क्या बन जाएगा, एल्कीन बनेगा। कुल मिला के एल्काइन से एल्कीन बनाए जा सकते हैं। तो पहला मेथड मैं लिख लेता हूँ, फ्रॉम एल्काइंस, फ्रॉम एल्काइंस, एल्काइंस से बनाने का तरीका मैं लिख लेता हूँ जी। देखिए एल्काइन से कैसे बना सकते हैं। एल्काइन लिख दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड वाला, सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख लिया सी, ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ पे आर और यहाँ पे आर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ये आ गया आपका एल्काइन, ये क्या आ गया, एल्काइन, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जो मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। मान लीजिए मैंने ऐसा किया कि इन एल्काइंस पे हाइड्रोजनेशन किया, इन पे क्या कर दिया, हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या ऐड करना है मेरे को, हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजनेशन कर दिया, हाइड्रोजन ऐड कर दिया, मैंने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है ना। और हाइड्रोजन का एडिशन किया जाता है क्योंकि बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो इनको ऐड करने के लिए कैटलिस्ट लगाए जाते हैं, पीटी, पीडी और निकल, या तो पीडी या तो पीटी या तो निकल लगाया जाता है। लेकिन सर ये काम आपका डबल बॉन्ड पर रुकता नहीं है। एक्चुअली में आप ट्रिपल बॉन्ड वालों पे जब हाइड्रोजन ऐड करने बैठे ना, तो क्या कर जाता है, 2 हाइड्रोजन आके ऐड हो जाते हैं और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल में कन्वर्ट हो जाता है, 2 हाइड्रोजन फिर से ऐड हो जाते हैं और आपका डबल बॉन्ड सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उस टाइम पे तो अपने पास कुछ ऐसा बनेगा, सर अगर मैंने ये काम किया तो देखो ऐसा कुछ बनेगा, ये आर ऐसी, आर ऐसी, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए, एक डबल बॉन्ड हट गया, एक पाई बॉन्ड हट गया, 2 फिर से ऐड हो गए, एक पाई बॉन्ड फिर से घट गया। सो कुल मिला के बनेगा आपके पास एल्केन्स। क्या बनेंगे, एल्केन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। एल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, किसमें, सर इसका मतलब ये प्रक्रिया डायरेक्ट तो करने से रहे, हम डायरेक्ट करेंगे तो एल्केन बनेंगे, ये बात तो गलत हो गई। हमें तो एल्कीन बनाने थे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अपने को करना पड़ेगा सेलेक्टिव हाइड्रोजनेशन, कुछ और काम करना पड़ेगा, कुछ और झोलझाल करना पड़ेगा साथ में, ठीक है। अब देखिएगा क्या करना पड़ेगा आपको, ये 2 तरीके जो मैं सामने लिख रहा हूँ। अच्छा, पहला तरीका ये है कि आप हाइड्रोजनेशन तो कर रहे हैं, आपने H2 तो ऐड करना ही करना है, लेकिन ये H2 आपको ऐड करना है, साथ में पैलाडाइज्ड चारकोल लेना है, पैलेडियम लेना है और उसको चारकोल के साथ मिक्स करना है, उसको हम लिखते हैं PDC, इसको पढ़ते हैं पैलाडाइज्ड चारकोल, पैलाडाइज्ड, पैलेडियम मेटल जो कैटलिस्ट था, साथ में चारकोल मिक्स कर दिया, पैलाडाइज्ड चारकोल, पैलाडाइज्ड। और साथ में डीएक्टिवेट करने के लिए, क्योंकि सर प्रोसेस जाके एल्केन पे रुक रहा है, अपने को एल्कीन पे रोकना है, तो इसको रोकने के लिए साथ में हम डीएक्टिवेटर यूज कर लेते हैं, पॉइजन यूज कर लेते हैं। वो हम यूज करते हैं या तो बैरियम सल्फेट, या तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज कर लेते हैं, या तो हम यूज कर लेते हैं क्विनोलिन। क्विनोलिन, ये 3 चीजें हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम है पॉइजन की तरह, इनका काम है रिएक्शन को डबल बॉन्ड पे रोकना, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने नहीं देना, डीएक्टिवेट कर देते हैं। ये इस कैटलिस्ट की एक्टिविटी को डीएक्टिवेट कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ये डीएक्टिवेटिंग एजेंट की तरह या पॉइजन्स की तरह बिहेव कर जाते हैं। सो कुल मिला के ये जो आपके पास कैटलिस्ट होगा, ये पूरा मिक्सचर होगा, जिस पूरे मिक्सचर में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो आपको देखने को मिलेगा पैलाडाइज्ड चारकोल और उसके साथ में पॉइजन। पॉइजन कौन सा, या तो BaSO4 या तो कैल्शियम कार्बोनेट, क्विनोलिन। दिस इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट, इसको पढ़ते हैं हम लिंडलर्स कैटलिस्ट, लिंडलर्स कैटलिस्ट पढ़ते हैं इसको। और इसका काम क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, रिड्यूस कर देना, ठीक है। लेकिन एक ज़बरदस्त काम ये और करता है, देखिए डबल बॉन्ड में तो ये रिड्यूस करता ही करता है, एक ज़बरदस्त काम साथ में और करता है कि जो डबल बॉन्ड, जो हाइड्रोजन ऐड करेंगे, जो 2 हाइड्रोजन ऐड होंगे, वो 2 हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड होते हैं। कहाँ से ऐड होंगे, या तो अबो द प्लेन या तो बिलो द प्लेन। मान लो मैंने ये लिख दिया, ये आपका था C ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ ट्रिपल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, डबल में। और 2 हाइड्रोजन जो ऐड हुए वो दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से, तो मान लो एक हाइड्रोजन भी अबो द प्लेन से और दूसरा भी ये बन जाएगा, और एक बॉन्ड घट गया। बताओ ये जो बना ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एल्कीन, राइट ना, दिस इज एल्कीन, ये बन गया ना एल्कीन आपका।
कौन से टाइप का एल्कीन बना आपका? अगर मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म में पूछ लूँ, जैसे सिस एल्कीन बना ना, कौन से टाइप का एल्कीन हो गया? सिस एल्कीन हो जाएगा। सो यहाँ पे आपके पास बनेंगे सिस एल्कीन। और इस तरह की एडिशन रिएक्शन को, जहाँ पे 2 हाइड्रोजन ऐड किए जाएं या ग्रुप ऐड किए जाएं सेम साइड से, इसको हम पढ़ते हैं सिन एडिशन। क्या पढ़ते हैं? सिन एडिशन। सिन एडिशन का मतलब कि एडिशन सेम साइड से, एडिशन सेम साइड से एडिशन करना, आपको उसको सिन एडिशन पढ़ेंगे, सिस एल्कीन बन जाएगा। अच्छा, अब मुझे बताइएगा, यही काम मैं करूँगा लेकिन करूँगा एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब अब मैं दोनों को कहाँ से ऐड करूँगा? अपोजिट साइड से। अब मैं एंटी एडिशन करूँगा, और जब मैं एंटी एडिशन करूँगा, एक हाइड्रोजन एबो द प्लेन आएगा, एक बिलो द प्लेन, ट्रांस बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? ट्रांस बनेंगे। लेकिन उसमें करने के लिए आपको ये जो आपका कैटलिस्ट था ये चेंज करना पड़ेगा। कुल मिला के पूरा आपको चेंज करना पड़ रहा है। तो आपने हाइड्रोजनेशन तो करना ही है, बट इन प्रेजेंस ऑफ Na इन लिक्विड अमोनिया। Na इन लिक्विड, अभी पूरा का पूरा मिक्सचर बदल गया। Na इन लिक्विड अमोनिया, Na इन, और जब ऐसा काम किया जाए, क्या हाइड्रोजनेशन किया जाए, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? Na इन लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, दिस इज नाउन एज बर्च रिडक्शन। इसको हम क्या पढ़ते हैं? बर्च रिडक्शन या बर्च रिडक्शन भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन। एंटी एडिशन। बताओ, अब जो 2 हाइड्रोजन आपने ऐड किए थे, देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये R और ये R, अगर एक हाइड्रोजन एबो द प्लेन से आ रखा था तो एक बिलो द प्लेन से आएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। और कौन से एल्कीन्स आपके पास बनेंगे? ट्रांस एल्कीन्स का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके पास बनेंगे ट्रांस एल्कीन्स, ट्रांस एल्कीन्स। सो ये पहली प्रक्रिया है जिससे एल्कीन्स को बनाया जाता है। तो कहाँ से बना सकते हैं? एल्काइन से। एल्काइंस में क्या करना पड़ेगा? सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन। कैसा? कंट्रोल्ड रिएक्शन। क्यों? क्योंकि अगर हाइड्रोजनेशन डायरेक्ट किया जाए तो ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में आ जाता है। तो आपको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है? या तो लिंडलर कैटलिस्ट लगाना है या तो बर्च रिडक्शन करवाना है। और अगर सिस चाहिए तो लिंडलर कैटलिस्ट, ट्रांस चाहिए तो बर्च रिडक्शन। हम ऐसा करेंगे कि H2 तो ऐड करेंगे, बट ऐड करेंगे किसकी प्रेजेंस में? या तो पैलाडाइज्ड चारकोल अलोंग विद पॉइजन, या तो Na इन लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में। फिर आपके पास एल्कीन बन जाते हैं, वरना सिर्फ एल्केन बन जाएंगे डायरेक्ट। क्या बन जाएंगे? एल्केन बन जाएंगे डायरेक्ट आपके पास, ठीक है ना। एक एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, ज़रा इसी का बताइएगा। मान लो मैंने ऐसा लिख लिया, ठीक है, ये लिख दिया मैंने ट्रिपल बॉन्ड। ज़रा बताइएगा प्रोडक्ट जो आपके पास बन रहे हैं वो क्या होंगे। ऐसा लिख दिया मैंने। यहाँ पे मैंने लिख दिया H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDC, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया मैंने H2 इन प्रेजेंस ऑफ Na इन लिक्विड अमोनिया, Na इन लिक्विड अमोनिया। बताइए, पहले वाले मेथड में बर्च रिडक्शन और इस वाले में लिंडलर्स कैटलिस्ट। बताओ, लिंडलर कैटलिस्ट में सिस बनता है। अगर सिस एल्कीन बने, बताओ बनेगा क्या? ये बनेगा तो ब्यूटीन, यह है ना ब्यूटाइन, ये आपका ब्यूटाइन है। ब्यूटाइन से क्या बनेगा? कितने पे ब्यूटाइन है? 2 पे। ये 2 ब्यूटाइन था, बनेगा 2 ब्यूटीन। लेकिन जो ब्यूटीन बनेगा वो सिस फॉर्म में बनेगा। बताओ, ये बना लिया मैंने सिस फॉर्म, सेम साइड पे ग्रुप, ठीक है ना। और ये हाइड्रोजन जो ऐड होंगे वो सेम साइड पे, मैं लिख लेता हूँ, देखो कि ये हाइड्रोजन ऐड हुए सेम साइड पे, बन गया सिस। अच्छा, इसी को अगर ट्रांसफॉर्म में बनाना होगा तो मैं क्या बनाऊंगा? सेम जैसे पीछे बनाया था वैसा ही, ये ऐसा, ये डबल बॉन्ड, और जो हाइड्रोजन ऐड हुए एक इधर साइड से और एक इधर साइड से, ये बनेगा ट्रांस ब्यूट 2 इन, ट्रांस ब्यूट 2 इन, और यहाँ पे बनेगा सिस ब्यूट 2 इन। अच्छा, ये हमेशा सिस ट्रांस बने ज़रूरी भी नहीं है। देखो कैसे, अगर मान लो मैं यहाँ पे अल्काइन लिखता, इधर पहले से हाइड्रोजन होते हैं और 2 हाइड्रोजन और आते, सर उनमें तो ग्रुप सेम डिफरेंस, सारे सेम ही होते हैं, उनमें सिस ट्रांस, ऐसा ज़रूरी नहीं सब में बने, लेकिन जिनमें बन रखा है उनमें हम सिस और ट्रांसफॉर्म बना सकते हैं, लिंडलर कैटलिस्ट लगा के और बर्च रिडक्शन करवा के, ठीक है। आगे पहला मेथड। दूसरा मेथड देखिए, बहुत सिंपल सा है, मेथड नंबर 2। अच्छा, दूसरा मेथड ये है कि मैं क्या कर देता हूँ, एल्काइल हैलाइड से बना लेता हूँ, फ्रॉम एल्काइल, या पर्टिकुलरली लिख लूँ मैं तो विसिनल डाई हैलाइड से, फ्रॉम विसिनल डाई हैलाइड्स, इनसे मैं बना सकता हूँ। देखिएगा इसको समझिएगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक बार। मान लो आपके पास कोई ऐसा सबस्टांस है, कोई ऐसा कंपाउंड है जिस कंपाउंड में 2 ग्रुप प्रेजेंट है। मान लो दोनों के दोनों हैलोजन है, और एक बैठा हुआ है कार्बन नंबर 1 पे, दूसरा बैठा हुआ है कार्बन नंबर 2 पे, मतलब अगल बगल में प्रेजेंट है, ठीक है। और मान लो कोई ऐसा सबस्टांस है जहाँ पे 2 ग्रुप सेम थे और वो दोनों के दोनों एक ही कार्बन पे बैठे हुए हैं। सर अगर ऐसा सबस्टांस हो, ऐसा कंपाउंड, ऐसा मॉलिक्यूल हो जहाँ 2 ग्रुप एडजेसेंट कार्बन पे बैठे हों, लाइक 1 2 या 5 6 पे या 7 8 पे, उसको हम पढ़ लेते हैं विस। इसको हम क्या पढ़ लेते हैं? या विसिनल, पूरा नाम है विसिनल, ऐसे हम इसको विस पढ़ते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? विस। इसके लिए जो ट्राइवियल नेम यूज़ होता है वो विस होता है। जैसे आपने ऑर्गेनिक में आइसो पढ़ लिया, नियो पढ़ लिया, वैसे इसके लिए विस यूज़ होता है। और जब ये दोनों के दोनों सेम ही कार्बन पे लगे हों तो इसको हम जैम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं?
जेम या जेमिनल, शॉर्ट में इसको जेम पढ़ा जाता है, ऐसे इसको जेमिनल पढ़ लेते हैं, ठीक है। आपको विसिनल डाइहैलाइड लेने, बताइए विसिनल का मतलब ऐसे वाले जिनमें हेलोजन जो लगे होंगे वो अगल बगल वाले कार्बन पे लगे होंगे। तो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, ज़रा देख लो, मैंने लिखा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक Cl मैंने यहाँ पे लिख दिया और एक Cl मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये बन गया आपका विसिनल डाइहैलाइड। मैं इसका IUPAC नेम लिख लूँ तो ये आएगा इथेन 1,2 या 1,2 डाइक्लोरो इथेन आएगा ना, दिस इज 1,2 डाइक्लोरो 1,2 डाइक्लोरो इथेन, 1,2 डाइक्लोरो इथेन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इस 1,2 डाइक्लोरो इथेन को जो हमने बना रखा है, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको इन दोनों क्लोरीन्स को हटाना है, और इन दोनों क्लोरीन्स को हटाने में काम करता है आपका जिंक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को रिमूव करने का काम करता है। अगर आपको याद हो, जब हमने बेंजीन पढ़ा था ना, बेंजीन में हमने एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ा था फ्रॉम फिनोल, फिनोल को जिंक के साथ ट्रीट किया था, ऑक्सीजन को खींच के ले गया था। यहाँ पे ये क्या करेगा, यहाँ पे क्लोरीन को खींच के ले जाएगा, कुल मिला के क्लोरीन्स को खींच के ले जाता है। अब देखिए ध्यान से कैसे प्रक्रिया होगी ये समझिएगा। सर जो जिंक होता है, जिंक एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडाइज करना चाहता है। जिंक हमेशा चाहता है कि मैं +2 में चला जाऊँ और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दूँ। ये क्या कर देगा, ये Zn+2 में चला जाएगा और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये जो Zn+2 था, ये 2 क्लोरीन के साथ जुड़ना चाह रहा है, देखिएगा। तो इसका मतलब 2 क्लोरीन के साथ जुड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो अपने को चाहिए होंगे, ठीक है ना। 2 क्लोरीन के साथ जुड़ना चाह रहा है, ये क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, कुल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन, कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब एक क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाता है, ये जो आपका क्लोरीन देखने को मिल रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके आ जाएगा, ये आ गया 2 इलेक्ट्रॉन अपने लेके, ठीक है। और ये वाला 2 इसके पास पहले थे, 2 इसने छोड़े थे, 4 हो गए कंप्लीट। ये वाला क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके नहीं, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर जाते हैं। या कुल मिला के ये 2 क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन यहीं पे छोड़ देंगे, वो इलेक्ट्रॉन मिल के बॉन्ड बना लेगा, क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और आपके पास क्या बन जाएंगे कि दोनों क्लोरीन्स को हटा के आपको सिंपली देखने को मिल जाएगा कि आपके पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों क्लोरीन्स को हटा दूंगा मैं, इस जिंक ने 2 क्लोरीन खींच लिया और क्या बच गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस साथ में ZnCl2 है ना, साथ में क्या बन गया Zn, बताओ ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया, ये तो बनाना था अपने को, दिस इज इथीन। सबसे सिंपल मेथड है, विसिनल डाइहैलाइड ले लिया, जिंक ले लिया, दोनों क्लोरीन्स को खींच लेगा और डबल बॉन्ड बनवा देगा। मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, बताइए Cl, ये Cl, दिस इज 2,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन है ना, डाइक्लोरो ब्यूटेन, क्या लगा दिया मैंने, जिंक। बताओ क्या काम करेगा, क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन हटेगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, हल्का सा रिएक्शन है, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। मेथड नंबर 3 देख लीजिएगा। अब आप कहाँ से बना सकते हैं, तीसरा मेथड मैं लिख लेता हूँ, 3rd मेथड, फ्रॉम एल्कोहल बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन, फ्रॉम एल्कोहल बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन, ये बहुत ईजी सा मेथड है, ठीक है, समझिएगा। इसमें कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, प्रक्रिया बहुत ईजी है, ठीक है ना, आप इजीली इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपको अल्कोहल कंसिडर करना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने अल्कोहल लिख लिया, ध्यान से सपोज कर लो मैंने ऐसा लिख लिया CH3 CH2OH, ये लिख दिया मैंने अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, आपको इससे वाटर हटाना है, वाटर रिमूव करना है, डिहाइड्रेशन करवाना है, और डिहाइड्रेशन करवाने के लिए आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट लगाना पड़ता है, जिसमें एक बहुत प्यारा नाम H2SO4 का आता है। आपको क्या यूज़ करना है, H2SO4, ये बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी गुड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। ये क्या होगा, बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होगा। इवन अगर आपके पास कहीं ग्लूकोज प्रेजेंट हो, मान लीजिए आपने ग्लूकोज कंसिडर किया, अब सपोज करो आपने यहाँ पे ग्लूकोज रखा, आप क्या कर दो, अगर उस ग्लूकोज पे H2SO4 के ड्रॉप्स डाल दो कुछ, आप देखोगे एकदम से वो काला काला हो जाएगा। सर ऐसा इसलिए क्योंकि H2SO4 क्या कर देगा, ग्लूकोज से सारा पानी खींच लेगा। ग्लूकोज इज C6H12O6, वो H और ऑक्सीजन सारे के सारे गायब कर देगा, सिर्फ क्या बचेगा, कार्बन, और वो जो कार्बन बचेगा वो कार्बन ब्लैक होता है। तो अब देखोगे एकदम से काला हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या पावर रखता है, इसके पास ताकत होती है डिहाइड्रेट करवाने की, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, पानी सारा सोख लेगा, सिर्फ कार्बन बच जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे भी डिहाइड्रेशन करवाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब वाटर हटना है, क्या हटना है, वाटर हटना है, ठीक है। बताइए अगर वाटर हटना है सर, OH यहाँ से तो हटेगा ही हटेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये OH हटेगा, ठीक है ना। देखो मैंने ऐसा लिख लिया, दिस इज CH3, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ मैं, सपोज कर लो कितने हाइड्रोजन थे इस पर, 3, ऐसा देख लो 3 हाइड्रोजन, साथ में C, इस पर कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इस पर, और इसके साथ में क्या लगा हुआ था,
OH, ये लिख दिया मैंने इसके साथ में OH, ठीक है जी, ये OH आ गया, ओके। अच्छा, H2SO4 का काम है वाटर को हटाना। सर वाटर को हटने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से OH और H हटना पड़ेगा। अब देखिए OH जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है उसको पढ़ते हैं अल्फा कार्बन, क्या पढ़ लेंगे, और उसके साथ वाले कार्बन को पढ़ते हैं बीटा कार्बन, और इस बीटा पे जो हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उनको हम पढ़ते हैं बीटा हाइड्रोजन्स, बीटा हाइड्रोजन्स। ये हाइड्रोजन आ गया बीटा, ये भी आ गया बीटा, और ये भी आ गया। अब OH जिस साइड प्रेजेंट होगा उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाला हाइड्रोजन, उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड वाला हाइड्रोजन हटता है, ये हाइड्रोजन हटेगा प्रोटॉन की फॉर्म में। यहां से ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर लेके भागेगा OH नेगेटिव फॉर्म में, किस फॉर्म में, और यहां से H पॉजिटिव को खींचेगा, H पॉजिटिव को, तो क्या बन जाएगा H2O। OH नेगेटिव और H पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे H2, और ये जो बॉन्ड था कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा। बताओ यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल, क्या बचेगा CH2, अगले में भी CH2, और बीच में आ गया डबल बॉन्ड, प्लस साथ में क्या हट गया, वाटर हट गया। और इसको हटाने में किसने काम किया, ये हम मैकेनिज्म में देख लेंगे कैसे ये काम कर लेता है, ठीक है। इस प्रोसेस में आपका क्या फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन्स का फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन, एल्कीन्स का, ठीक है। अब मैं सिर्फ इतना लिख लेता हूँ आपको मैकेनिज्म, फिर कल कंटिन्यू करेंगे कि कैसे ये काम हुआ, कैसे इसने इसको हटाया, जरा देखिएगा। मैं यहाँ पे मैकेनिज्म लिख लेता हूँ, मैकेनिज्म, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और बात मैं आपको बता देता हूँ। मुझे बताइए यहाँ पे हाइड्रोजन बीटा वाले कितने थे, 3 थे। अच्छा, क्या तीनों के तीनों बीटा हाइड्रोजन हटाना पॉसिबल होता है या कोई स्पेसिफिक ही हटता है? ये बात समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा न्यूमान प्रोजेक्शन देखना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान में हो, हमने न्यूमान प्रोजेक्शन पढ़े थे कन्फर्मेशंस में, पहले कार्बन को कुछ इस तरीके से और दूसरे कार्बन को सर्कल से, याद है, दूसरे कार्बन को ऐसे बना देते थे। अच्छा बताइए, पहले वाले कार्बन पे ग्रुप जो मान लो कार्बन 1, ये कार्बन 2, पहले वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है सर, एक तो OH प्रेजेंट है, ठीक है, और बाकी क्या प्रेजेंट है, 2 सिर्फ हाइड्रोजन्स, तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। बताओ दूसरे वाले कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, 3 हाइड्रोजन, तो ये मैंने लिख दिया दूसरे वाले कार्बन के 3 हाइड्रोजन स्टैगर्ड फॉर्म में, पता है ना आपको, स्टैगर्ड फॉर्म और इक्लिप्स्ड फॉर्म पढ़ रखा आपने, ठीक है। अब देखिए OH को तो हटना ही हटना है। अब सर OH हटेगा लेकिन साथ साथ में हाइड्रोजन वो हटेगा दूसरे वाले कार्बन, OH हटेगा लेकिन बीटा वाले कार्बन से वो हाइड्रोजन हटेगा जो इस OH के बिल्कुल ऑपोजिट में प्रेजेंट था, जिसका हटना बहुत आसान होता है। बताओ बिल्कुल ऑपोजिट में कौन सा बैठा हुआ है, ये वाला, ये जो हाइड्रोजन है सिर्फ यही वाला हट सकता है, बाकी वाले नहीं हटेंगे। इस हाइड्रोजन को जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठा होता है, इस पोजीशन को हम पढ़ते हैं ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर पोजीशन, ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर, ट्रांस एंटी पेरिप्लेनर, यही वाला हाइड्रोजन हट सकता है, ये और ये नहीं हटते हैं, क्योंकि ये हटेगा तुरंत बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट करके डबल बॉन्ड बना लेगा और ये हट जाएगा, ठीक है ना, इसी का हटना पॉसिबल होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि OH के बिल्कुल ऑपोजिट वाला ये वाला हटेगा, ठीक है। अभी कैसे हटेगा ये मैं मैकेनिज्म आपको बता देता हूँ। देखिए कैसे हटना है, स्टेप 1 देखिएगा। स्टेप 1, पहले स्टेप में क्या होगा मुझे बताइए, आपने जो इथेनॉल लिखा था दैट इज CH3CH2OH, इसको किसके साथ ट्रीट कर रहे थे आप, H2SO4 के साथ। बताइए H2SO4 का एसिड भी तो है, ये एसिड का काम होता है प्रोटॉन डोनेट करना। H2SO4 एक बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर भी है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लेकिन डिहाइड्रेटिंग एजेंट के लिए कैटालाइज करने के लिए H पॉजिटिव छोड़ देता है। अच्छा ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, बताओ ये H पॉजिटिव कहाँ जाके अटैक करना चाहेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन इसको मिले। जरा देखिए इस अल्कोहल में इलेक्ट्रॉन किसके पास होंगे, ऑक्सीजन के पास, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर 2-2 होते हैं। ये क्या करेगा, H पॉजिटिव जाके ऑक्सीजन पे अटैक कर जाएगा, और ये H पॉजिटिव ऑक्सीजन पे जाके जब जुड़ेगा, बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, यहाँ पे CH2, और ये जो O था इस O के साथ में एक H पहले से था ना, और एक जो H अभी आया, ये एक H अभी आया इसके साथ में, ये बन जाएगा। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया, लोन पेयर किसने डोनेट किया, ऑक्सीजन ने, इसका तो बॉन्ड बन गया, इसकी बात, ये तो न्यूट्रल हो गया बेचारा, लेकिन ऑक्सीजन के पास तो डेफिशिएंसी बन गई क्योंकि इसने लोन पेयर डोनेट कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया आपका ऑक्सोनियम आयन। ऑक्सोनियम आयन, ऑक्सोनियम आयन पढ़ते हैं इसको, जब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और साथ में 3 ग्रुप लगे हों, उनमें से 2 हाइड्रोजन हो, तो ऑक्सोनियम आयन पढ़ लेते हैं। अच्छा जैसे ऑक्सोनियम आयन बना, ऑक्सीजन गड़बड़ा हो गया, ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज, ये बर्दाश्त ही नहीं कर सकता इसको, ऐसा इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये नहीं चाहता कि मेरे ऊपर पॉजिटिव आए, तो ये इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए, तो फिर क्या करेगा, ये चाहेगा तुरंत मैं कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन खींच के अपनी डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर दूं। अब देखिए क्या करेगा, तुरंत 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, तुरंत कहीं से बॉन्ड तोड़ के भागना चाहेगा। अब देखेंगे स्टेप 2 में क्या होगा, ये स्टेप 2। स्टेप 1 में क्या हुआ था, स्टेप 1 में प्रोटोनेशन हुआ, क्या हुआ, प्रोटोनेशन। ये थोड़ा समझना, इसका मैकेनिज्म एग्जाम में पूछता नहीं आपको डायरेक्टली, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बता दूंगा क्या बताएं, लेकिन थोड़ा सा समझने के लिए एग्जाम में जेके बॉस में डायरेक्टली नहीं पूछता ये बात। अच्छा सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है कि ये जो था ये स्टेबल नहीं था,
ये ऑक्सीजन क्या करेगा, साथ वाले कार्बन से ये जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेके भाग जाएगा, इसको तोड़ के हेटेरोलिटिक क्लीवेज करेगा और इसको तोड़ के भागेगा। बताओ इसको तोड़ के भाग गया तो वाटर हट गया ना, H2O हट गया। बताओ क्या बचा साथ में, CH3 और CH, लेकिन इस बेचारे का CH2 के इलेक्ट्रॉन भी लेके चला गया था। तो अब पॉजिटिव चार्ज किस पे, क्योंकि इसका वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। क्या बन गया ये, कार्बोकैटायन, याद है आपको, ये कार्बोकैटायन बन गया। ठीक है, इसका मतलब स्टेप सेकंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन। स्टेप सेकंड में कार्बोकैटायन बनेगा। ओके जी, ये बन गया स्टेप सेकंड में। अब देखिए ध्यान से, एक और बात सुनिए। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, मुझे बताओ, ये जो पूरी रिएक्शन में H पॉजिटिव था, ये किसकी तरह काम कर रहा था, कैटलिस्ट की तरह। ये क्या था, और कैटलिस्ट क्या काम करता है, ऐसे क्या बायो में भी पढ़ते हैं, कैटलिस्ट बस की तरह होता है। ये आएगा, पैसेंजर्स को उठाएगा, अगले स्पॉट पे छोड़ेगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरों को उठाएगा। तो ये कैटलिस्ट ये काम करेगा कि रिएक्शन में आएगा, प्रोडक्ट बनवाएगा और वापस निकल जाएगा। मतलब अपने को H पॉजिटिव वापस चाहिए। अब कुल मिला के इतना है कि H पॉजिटिव वापस होना है, ये आया था लेकिन वापस भी जाना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, स्टेप थर्ड में डीप्रोटोनेशन करना है। स्टेप थर्ड में आपको अब प्रोटॉन को हटाना है, डीप्रोटोनेशन। अब ये वापस हटेगा। अब देखिए कैसे हटेगा, ध्यान से देखिएगा। ये लिखा मैंने CH3 CH2, ये CH3 CH2, मैं देखो ऐसा लिख लेता हूँ इसको, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा था, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या थे, हाइड्रोजन 3 थे ना। अब इन तीनों में से ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में हटेगा, क्योंकि इसको हटाना जरूरी था, कैटलिस्ट था, ये हटा दिया। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेके जाएगा नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ शिफ्ट करेगा, यहाँ पे। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब खाली p ऑर्बिटल, इसके पास p ऑर्बिटल बचा है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन बचे होंगे उनके साथ में बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड, दिस इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। ये तीसरे स्टेप में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस 3 स्टेप में आपको रिएक्शन देखने को मिल जाता है। पहले स्टेप में प्रोटोनेशन हो जाता है, दूसरे स्टेप में कार्बोकैटायन बनता है, और तीसरे स्टेप में डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, एल्कीन। अब फिलहाल आपको थोड़ा समझना है ये बात, ये इसलिए बता रहा था मैं, इसमें सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे में। अगर आप मैकेनिज्म फिलहाल के लिए ना करना चाहें तो इसमें मोटा पॉइंट ये है कि पूरी रिएक्शन में कार्बोकैटायन बन रहा है। इसका मतलब पूरी रिएक्शन का स्पीड कार्बोकैटायन पे डिपेंड करता है। जरा बताओ सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा, 3 डिग्री का, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम। इसका मतलब अगर पूरी रिएक्शन में मैं ये आपको पूछूं कि बताओ सबसे जल्दी कौन सा वाला एल्कोहल डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बनाना चाहेगा, 3 डिग्री वाला। कौन सा वाला, 3 डिग्री वाला। तो मैं लिखूंगा रेट ऑफ डिहाइड्रेशन या एज ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। ये किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, और सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा, 3 डिग्री वाला। जल्दी बनेगा, जल्दी प्रोडक्ट बना लेगा। 1 डिग्री वाला बनना ही नहीं चाह रहा बेचारा, जल्दी से बनना ही नहीं चाह रहा, तो इसका मतलब कौन सा अल्कोहल सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, उसके बाद 1 डिग्री वाला अल्कोहल। ये होगा अल्कोहल्स का रिएक्टिविटी रेट टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन की तरफ। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। इस तरीके से आप डिहाइड्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, कल हम इसके आगे देखेंगे कि अगर बीटा 1 से ज़्यादा हो फिर कैसे आप जेट सब रूल लगा के प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, या किस तरीके से कार्बोकैटायंस रीअरेंजमेंट करते हैं, हम कल देख लेंगे। ठीक है।